ये मेरा व्यूज के लिए रेडी रोना करने का सीजन है। ये देना मैं तेरे वास्ते नाची रे। सो हे गाइस, न्यूज बॉय हियर। आज हम व्यूज के लिए न्यूज चुनने वाले हैं क्योंकि व्यूज नहीं आ रहे हैं। और गाइस, ये पहली क्लिकबेट टाइटल वाली न्यूज आ रही है कैरी मिनाती की ओर से। कैरी मिनाती हेट फार्मर्स। तो गाइस मेरे साथ बोलो, कैरी तेरी माँ का जेनोक स्टूडियो हमारे न्यूज सोर्स ने इस क्लिप को शेयर किया है जिसमें कैरी मिनाती का एंटी फार्मर एजेंडा एक्सपोज हो रहा है गाइस। जी हाँ गाइस, तो चलो इस क्लिप को देखते हैं। इनकी जिंदगी अब बनेगी बंजर। अब अंडरग्राउंड होने का समय आ गया है। जेनोक स्टूडियो साले चूत के पट्टे, मोदी के दलाल, कट्टों के सौदागर, मच्छर की झाप, कट्टू माँ की चूत तेरी। ऐसे बनेगा तो इन्फॉर्मेशनल न्यूज सोर्स। ये फर्जी न्यूज दिखाऊंगा मैं अपने न्यूज चैनल पे। एक काम करता हूँ, यहीं झुक जाता हूँ। आजा मेरी गाड़ी मार ले। ये अंधेरा क्यों हो गया? बहुत मोटा है। और गाइस, इस वीडियो के एंड में क्या दिखाया गया है? लीव लाइक फॉर खालिस्तान। यही आंखों से चूत के तेरी गांठ थोथी कर दूंगा भीतर से। यदि भारत देश को तोड़ने की बात की, यदि खालिस्तान बनाने की बात की, लीव लाइक फॉर खालिस्तान। कोई सच्चा राष्ट्रवादी इस क्लिप को लाइक नहीं करेगा सिवाय मेरे, बिकॉज मेरा देश पंजाब। मैं उस था तो जीदा जितड़ा एक काज, सिरा उत्ते पग्गा सोन रखे पैरा थले ताज, जीदी अड़के पहली बाकी सबे चीजां बाद। मेरा देश पंजाब, ओह देश पंजाब। फार्मर प्रोटेस्ट से पहले मैं सामान्य रूप में बात करना चाहता हूं। भारत में कुछ चीजें समान रहती हैं। भारत की फैसिस्ट मोदी सरकार कोई भी बिल पार्लियामेंट में पास करवाती है, उसके बाद उस बिल के विरोधियों के पास दो मार्ग होते हैं। पहला मार्ग, उस बिल को कोर्ट में चैलेंज करें, प्रोटेस्ट करें, पीसफुली लीगल बैटल लड़ें। फिर आता है दूसरा मार्ग, ट्रैक्टर ट्रेली निकाल के रोड हाईवे सब कुछ जाम कर दें, नगरियों में आग लगा दें, बस मोटरसाइकिल कार जितनी भी मिले उन सबको फूंक दें। एज ए पीसफुल डेमोक्रेटिक लिबरल सोसाइटी दैट वी आर, हम पहला मार्ग चुनते हैं। ओ पता नहीं जी कौन शान शाह करता है, यार मेरा हर एक से वफा करता है, वफा करता है। जो प्रदर्शन है वो एग्रेसिव हो गया है। आप देखेंगे बस को आग के हवाले किया गया है, कुछ बसों के साथ तोड़फोड़ भी की गई है। तो इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने दूसरे यूट्यूबर्स के फार्मर प्रोटेस्ट पे ओपिनियन देखे। वहां कमेंट्स में ऐसे बहुत सारे सुरेश, मुकेश, हरप्रीत, जगप्रीत थे जिन्होंने कमेंट किए थे, यू नीड टू बी बोर्न इन फार्मर फैमिली टू अंडरस्टैंड दिस प्रोटेस्ट। तो सबसे पहले इस वीडियो में मेरी बचाव नीति, सेल्फ डिफेंस। मैं हरियाणा के एक ग्रामीण किसान परिवार से आता हूँ, तो क्या मैं अब इस वीडियो में अपना ओपिनियन शेयर कर सकता हूँ? तो मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन ये है कि प्राइवेटाइजेशन जितना भी हो रहा है अलग-अलग सेक्टर्स का। अच्छा, मैं तो भूल ही गया था, मेरे ऑनेस्ट ओपिनियन से तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। नहीं, मेरे एक सामान्य मिडिल क्लास फैमिली से आने वाले ओपिनियन में तो तुम इंटरेस्टेड ही नहीं हो। I'm not interested यार, मुझे सुनना ही नहीं है। तुम्हें तो जर्मनी में बैठी मधुमक्खी से अपना कटवाना है, मुझे ज्ञात है। अब मैं अपने आप को मधुमक्खी से कटवाऊंगा आपको दिखाने के लिए कि ये कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है, इतनी बड़ी चीज नहीं है। 3 weeks later. ये देख सकते हैं स्वेलिंग इतनी फूल गई है, मेरा हाथ पूरा जो बाहर निकला हुआ पार्ट है ये इसकी वजह से हो रखा है। The other arm looks like this but तुम्हें तो दुग्गल साहब का अनबायस्ड ओपिनियन चाहिए। हालांकि पता सबको है कि वो एक वामपंथी है। जर्मनी में अपने ओपिनियन शेयर करके इंडिया में उन्हें डिलीट कर देता है। आज तो हम ध्रुव राठी का ऑनेस्ट ओपिनियन जान के ही रहेंगे। देख ध्रुव, या तो अपना ऑनेस्ट ओपिनियन दे दे या फिर अपनी दे दे, सोच ले। वही फिल्म नहीं है। Okay, take it out. No, take it out now.
हमें तो ऑनेस्ट और ब्रूटल ओपिनियन सुनना ही नहीं है जो देश की प्रगति के लिए हो। नहीं, हमें तो कनाडा के रिएक्शन चैनल का ओपिनियन सुनना है जो कुछ महीने पहले शुरू हुआ है, जिसको हिंदी पंजाबी कोई भी भारतीय भाषा समझ नहीं आती। पर वो चैनल कनाडा में बैठे 4 खालिस्तानियों के सब्सक्राइबर पाने के लिए दुग्गल साहब की तरह भारतीय चीजों का आकलन करने लगता है और व्यूज के लिए एक के बाद एक वीडियोस पोस्ट करता रहता है। ये चैनल पंजाबी गानों पर रिएक्शन करता है और ऐसा रिएक्शन करता है कि लोगों का कहने का मन करता है। भैया जी आप तो सिद्धू मूसेवाला के गाने पे रिएक्शन देने के बाद ये इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि सिद्धू मूसेवाला का जो गांव है वो बिल्कुल ऐसा गांव है जैसा तुम्हें ईरान और अफगानिस्तान में देखने को मिलता है, जहां कभी भी फायरिंग हो सकती है, कभी भी बम धमाके हो सकते हैं। Mousse, that's where he's from, right? Oh, look at the freeze frame. Look at that guy. Yeah, Mousse is like the village where he's from. Yeah. He's talking about his village, right? Yeah. So it's like sort So of it a must shout out be- to your hometown to Yeah, but the show how lyrics- humble you are in a way. The lyrics and stuff, they say like we wait for death and stuff like that. It must be I think it's a pretty rough place to live there, maybe. Okay. Yeah. Well, I mean, And he there's certainly people with- worked his way up from the bottom. There's That's for people sure. with guns. There was kids on like a what's it called? The big truck, like a military Tractor. Oh, something. or are you talking about the tank? Yeah, the tank. Yeah. और यही रिएक्शन चैनल वाले अब फार्मर प्रोटेस्ट पे ज्ञान दे रहे हैं उन सारी वीडियोस पे रिएक्ट करके जो बेसिकली दिखाती हैं कि भारत कितना बुरा है। फार्मर प्रोटेस्ट पे मैं अपना ओपिनियन बाद में शेयर करता हूँ, उससे पहले हम खालिस्तानी मदर को देखने वाले हैं जो पहले केवल यूके और कनाडा में देखने को मिलते थे, जो कनाडा में बैठ के भारत को गाली देते थे, टिकटॉक पे इस प्रकार की वीडियोस बनाते थे। ਪੁਰਾਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਈ, ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਪਰਦਾਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਈ, ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਬੁਲਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸ਼ਾਮੀ ਤਿਆਰ ਰਹੋ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਬੱਚਿਓ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੱਸੀ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਕੋ ਬੋਲਿਆ ਸਟੈਂਡ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਹੀ ਦਿੰਨਾ ਜੱਸੀ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੇਗਾ ਜੱਸੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲੇਗਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੁਰਾਈ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ ਸ਼ਾਮੀ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰੋ, ਜੱਸੀ ਦੀ ਬਰਾਤ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਆਏਗੀ ਕੈਂਪਸੀ ਟੂ ਹੈਰਿਸ ਪਾਰਕ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਜਰੇ ਕਰਾਣੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੁੱਕਾ डांस करावांगे। सोचना पड़ता है रे, कौन सी गाली देने का सोचना पड़ता है मेरे को, हर टाइम ना सोचना पड़ता है भेन। ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਉਜਲੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੰਦੇ ਰੋਕੀ ਜੰਨੇ ਆ। ਵੀ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੀ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਵੈਸੇ ਨਾ ਉਹ ਤੇ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਇਹਦੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਜੁੱਤੀਆਂ ਨੇ। अब यदि तुम में से कुछ लोग कंफ्यूज हैं जिन्हें समझ नहीं आया और वो ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि ये खालिस्तान क्या है, तो मेरा उत्तर ये है, बेसिकली पाकिस्तान द्वारा फंड किया गया प्रोपेगेंडा कि सिखों को भारत के विरुद्ध भड़काओ, उन्हें भारत के विरुद्ध कर दो कि वो भारत में ही भारतीयों से लड़ने लगे और एक अलग देश की मांग करें जिससे भारत का फिर से बंटवारा हो जाए। ऐसे बहुत सारे खालिस्तानी इस फार्मर प्रोटेस्ट में भी देखने को मिले हैं जो भारत को गाली दे रहे हैं। बैरिकेड तो क्या, हम तो इनको वैसे ही उड़ा देंगे। ये हम उस पे हमारे जो शहीद हुए हैं आप भी जानते हैं, उधम सिंह वर्गे कनाडा की धरती पे जाके उनको ठोक सकते हैं गोरे को। ये दिल्ली तो कुछ भी नहीं हमारे पास है, ये तो इतनी कहा है। ये इंदिरा ठोकती मोदी की शादी में, बिल्कुल तो आप ये इंदिरा ठोकती मोदी की शादी में। ये है सच्चा खालिस्तानी जिसे इंदिरा गांधी की हत्या करने पे गर्व है और अब करंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या के बारे में थोड़ा बात हो रहा है। वेशभूषा पर मत जाना, इसका किसान से कोई लेना देना नहीं है, इसे चाहिए खालिस्तान। कोई आके इसे खालिस्तान दोरे। ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦੀ ਜੈ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣਾ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦੀ ਜੈ ਕਹਿਣੀ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦੀ ਜੈ ਮੋਦੀ ਕਵੇ, ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦੀ ਜੈ ਆਪਣਾ ਭੋਗਵਤ ਕਵੇ। ਕੋਈ ਮਰ ਗਏ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੈ ਹਿੰਦ, ਨੋ ਜੈ ਹਿੰਦ, ਨੋ ਜੈ ਹਿੰਦ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੌਮ ਦਾ ਨਾਰਾ ਚੱਲੂਗਾ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਨਾਰਾ ਚੱਲੂਗਾ, ईसाई दा चलूगा। ये भारत में रहता है और भारत माँ को गाली देता है। देखो, यदि तुम मोदी से योगी से हेट करना चाहते हो तो तुम्हारी पूरी छूट है, परंतु यदि भारत माँ को गाली देना चाहते हो तो मेक श्योर कि तुम्हारी भविष्य में आने वाले परिणामों के लिए गांड मजबूत है। इसके बाद आते हैं ऐसे पोस्टर जिन पे लिखा होता है ना मोदी ना योगी ना जय श्री राम। देखो, मैं यहाँ हरियाणा से हूँ तो तुम्हें ये अच्छे से बता सकता हूँ कि यहाँ हरियाणा पंजाब में हेलो हाई से ज्यादा राम राम चलता है। उसके बाद भी तुम्हें लगता है कि कोई हरियाणा पंजाब का किसान ऐसा पोस्टर उठाएगा जिसपे कहेगा जय श्री राम नहीं। किसान आंदोलन में भला जय श्री राम का विरोध करने का क्या मतलब है? ये वही वामपंथी पॉलिटिक्स है जो तुमने दिल्ली में देखी थी, दिल्ली के शाहीन बाग में देखी थी, जहाँ पे हिंदुओं को गाली दी जा रही थी बार बार, देश को तोड़ने की बात की जा रही थी बार बार, और उसके बाद दंगे हुए और फिर रिलीजन के नाम पे कितने हिंदुओं की इस प्रकार हत्याएं की गई। ये तो बिल्कुल सामान्य है वामपंथी पॉलिटिक्स में। ये गंद मचाओ जो है ये बेसिकली इन फार्मर्स प्रोटेस्ट को शाहीन बाग 2.0 में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बेसिकली ये गंद मचाओ गैंग जो है ना, ये अवेंजर्स है। अगर अवेंजर्स सिर्फ गंद मचाते हैं हर जगह जाके,
के। इन गंद मचाओ एवेंजर्स के बड़े बड़े मेंबर्स ने इन प्रोटेस्ट को ज्वाइन किया है। पहली मेंबर है बिल्किस बानो, जिनको शाहीन बाग की दादी जी बोला जाता था। इन्होंने भी कहा है कि अब वो प्रोटेस्ट में जाकर फार्मर्स को सपोर्ट करेंगी। हो सकता है इन्होंने फ्री बिरयानी के बारे में सुन लिया हो। अब देखिए, मजाक के अलावा भी ये काफी स्मार्ट स्ट्रेटेजी है। आप मीडिया के सामने जाके दादी को पटक दीजिए, ये टाइम्स के मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्संस के लिस्ट में भी आ जाएंगी, लेकिन पीछे से आप अपना प्रोपेगेंडा चालू रखिए कि भाई हिंदुओं से आजादी, काफिरों से आजादी, नाम रहेगा सिर्फ अल्लाह का, जिन्ना वाली आजादी, मोदी की कब्र खुदेगी। और इस तरह से आप अपना प्रोपेगेंडा फैलाइए, आप केओस फैलाइए, आप डर फैलाइए, आप रेडिकलाइजेशन फैलाइए, और उसका रिजल्ट क्या होता है कि 50 लोगों की जानें जाती हैं। इसी शाहीन बाग वाली दादी पे कंगना रनौत ने ट्वीट कर दी। ट्वीट सही की थी, ऑफेंड चाहे कितने भी लोग होते रहे, बात सही थी, पर गलत दादी वाली फोटो रीट्वीट कर दी। कंगना का तो चलता है, वैसे भी कंगना तो बड़ी हरामखोर है। आप क्या वो हरामखोर लड़की की वकीली कर रहे हो? हरामखोर माने नोटी। हम जब बात करते हैं तो हम तू हरामखोर है, यानी तू बहुत नॉटी है। नॉटी। मुझे तो दिलजीत में रुचि है, जो आज के दिन सारे वामपंथियों का फेवरेट है। एक दिन पहले तक मेरा भी फेवरेट था, अब नहीं है। जब दिलजीत के गाने बॉलीवुड में आने शुरू भी नहीं हुए थे, उससे पहले मैं दिलजीत के गाने सुन रहा हूँ। दिलजीत की मैंने कई सारी पंजाबी फिल्में भी देखी हैं, जिनमें उसने एक्टिंग खराब भी की है, पर मैंने वो भी देखी हैं। फिर मैं निराश हो जाता हूँ जब मुझे पता चलता है कि जिस दिलजीत के गाने मेरे जियो सावन प्लेलिस्ट में ऐड हैं, वो दरअसल एक खालिस्तानी सपोर्टर है। दिलजीत अपने ट्विटर पे ओपनली दल खालसा को फॉलो करता है, जिनके डिस्क्रिप्शन में ही लिखा हुआ है कि वो खालिस्तान बनाना चाहते हैं। दल खालसा एक रोचक संगठन है। ये लोग खुल के खालिस्तानी आतंकवादियों का समर्थन करते हैं, वो आतंकवादी जिन्होंने बम धमाके करवाए हैं, हत्याएं करवाई हैं। दल खालसा ओपनली भारत को गाली देने के लिए जाना जाता है। इन्हें पाकिस्तान का भी सपोर्ट प्रोवाइडेड है। दिलजीत पे पहले भी खालिस्तानी सपोर्टर होने के आरोप लगते रहे हैं, उस पर कंप्लेन भी होती रही है। और कंगना और दिलजीत की जो कंट्रोवर्सी है वो यहाँ तक पहुंच गई कि कंगना ने एक ट्वीट और रीट्वीट किया, जो कि कांग्रेस के एमपी का ट्वीट था, जिसमें उन्होंने दिलजीत दोसांझ के ऊपर केस करने की बात की थी। और उन्होंने कहा था कि दिलजीत दोसांझ जो है वो खालिस्तान को बनाने की और भारत को तोड़ने की बातें कर रहे हैं, इनके ऊपर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। फिर दिलजीत एक सैड वीडियो अपलोड करता है, जिसमें वो बताता है कि आई एम एन इंडियन, आई लव माई इंडिया। ये कैसा इंडिया का लव है कि तुम ऐसे अकाउंट्स को फॉलो करते हो जो तुम्हारे फेवरेट इंडिया को तोड़ के खालिस्तान बनाना चाहते हैं। दिलजीत पे लोग ये पहले से ही कंप्लेन कर चुके हैं कि वो अपनी म्यूजिक वीडियो में लोगों को हथियार उठाने के लिए प्रेरित करता है, आतंकवादी बनने के लिए प्रेरित करता है। जरा देखते हैं वो कौन सी म्यूजिक वीडियो है। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਲੀ ਛੱਡ ਕੇ 47 ਚੱਕਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੱਖ ਮੋਢੇ ਉੱਤੇ ਖੇਸੀ यार होए परदेसी। तो ये एक इमोशनल भावुक कर देने वाला गाना है, जिसके शुरुआत में दिलजीत कहता है कि इन्हें भी तो पता चले कि जब एक किसान AK-47 बंदूक उठाता है तो क्या होता है। और फिर गाने की मेन लाइन आती है कि तेरा रांझाता हीरे रंग रूट हो गया है। और वैसे एक बात बता दूं कि ऐसे AK-47 वाले रांझों का भारतीय सेना अच्छा इलाज करती है। गाने में आगे दिलजीत वाला कैरेक्टर जा रहा है आतंकवादी बनने। वो किसी आतंकवादी कैंप टाइप जगह पे पहुंचता है, जहाँ पे उसे असला बारूद AK-47 की ट्रेनिंग मिलती है। यहाँ पे आतंकवादी जालीदार टोपी वाले हैं और बारामुल्ला जगह है जो कि जम्मू कश्मीर में आती है। तो मैं केवल अंदाजा लगा सकता हूँ कि वो किसी इस्लामिक आतंकवादी संगठन के पास गए हैं जो कश्मीर में एक्टिव है, पाकिस्तानी स्पॉन्सर्ड है। हिजबुल मुजाहिदीन लश्कर-ए-तोयबा टाइप कोई संगठन है जिसके पास वो ट्रेनिंग लेने गए हैं। ये किस प्रकार का प्रोपेगेंडा है कि पाकिस्तानी स्पॉन्सर्ड आतंकवादी संगठन उन्हें स्ट्रगल करना सिखाएंगे, अपने हक की आवाज उठाना सिखाएंगे। तेरा रांझाता हीरे रंग रूट हो गया है। अब ध्यान रहे कि दिलजीत भाई का ये गाना बहुत ही इंस्पायरिंग है। इस गाने से इंस्पायर होके इस म्यूजिक वीडियो के कमेंट में लोग कमेंट कर रहे हैं खालिस्तान जिंदाबाद। दिलजीत पाजी की म्यूजिक वीडियो ने मुझे बहुत इंस्पायर किया है। मैं भी अपनी AK-47 निकाल लेता हूँ। मेरी AK-47 निकल गई तो कुछ लोगों की गांड फट जाएगी। और यदि मैं दिलजीत पाजी की बात मान के रंग रूट बन गया ऐसा AK-47 वाला, तो भारतीय सेना मेरी गांड फाड़ देगी। अब मैं ऐसे खालिस्तानी टाइप लोगों को सपोर्ट नहीं कर सकता। तुम अपना देख लो, तुम समझदार हो। कम से कम मैं मान के चलता हूँ कि तुम समझदार हो।
अब वापस फार्मर प्रोटेस्ट पे आते हैं। मेरा पर्सनल ओपिनियन, मैं इसे जिस प्रकार से समझता हूँ, मैं सरल शब्दों में तुम्हें समझाने का प्रयास करता हूँ। तुम्हें एलोन मस्क बार बार इंटरनेट पे दिखता रहता होगा, प्यूडीपाई के पेज पे, ट्विटर पे या फिर इंस्टाग्राम पे। इसकी स्पेसएक्स नाम की कंपनी है अमेरिका में। भारत में तुम्हें इस प्रकार की कंपनियां देखने को क्यों नहीं मिलती? भारत में तुम्हें केवल इसरो ही देखने को क्यों मिलता है जो सैटेलाइट्स को स्पेस में लॉन्च करता है? ऐसा इसलिए कि स्पेस की फील्ड में भारतीय सरकार ऐसी प्राइवेट कंपनीज को आगे बढ़ने के लिए अलाउ नहीं करती। सरकार चाहती थी कि केवल एक गवर्नमेंट कंपनी हो, इसरो, जो ऐसी सैटेलाइट लॉन्च करें। इसे कहते हैं एक सोशलिज्म वाला ढांचा, जिसमें सरकार प्राइवेट कंपनियों की मार लेती है, उन्हें कई फील्ड में आगे बढ़ने नहीं देती। अब यहाँ पे मैं टोटल बायस्ड हूँ, मुझे ये सोशलिज्म वाली पॉलिसीज अच्छी नहीं लगती, पर अब इन पॉलिसीज में बदलाव आ रहा है। सरकार अनुमति दे रही है कि प्राइवेट कंपनीज भी अपनी सैटेलाइट लॉन्च कर सकती है और इसरो इसमें सहायता भी करेगा। इसी प्रकार रेलवे का सेक्टर था जिसमें प्राइवेट कंपनियां इन्वेस्ट नहीं कर सकती थी। और सरकारी काम तुम्हें पता है कैसा होता है कि बाथरूम में पानी वाला डिब्बा भी चेन से बंधा होता है कि कोई उसको चोरी ना कर ले जाए। पर अब रेलवे का भी प्राइवेटाइजेशन हो रहा है और साथ ही साथ एग्रीकल्चर का भी हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि हर सेक्टर में ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट कंपनियां और ज्यादा पावरफुल हो, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर ही मेनली देश को आगे बढ़ाता है। यदि अलग अलग कंपनियां नहीं होंगी, अलग अलग स्टार्टअप नहीं होंगे, तो कैसे भारत में बड़ी बड़ी कंपनियां खड़ी होंगी जो अमेरिकी कंपनियों को टक्कर दे सके? तो इस बारे में थोड़ा सा विचार करना। आज की सोशल इन्फ्लुएंसिंग में केवल इतना ही। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ। इसके सिवाय जाओ इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करो, मेरे केवल 5000 फॉलोवर है। सो सैड।